वेलकम टू आवर मास्टर सीरीज डे 28 और आज हम फिर से करने वाले हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस एंड रिवीजन ऑफ PYQs एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमारी मास्टर सीरीज़ में हमने शुरुआत के 25 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है और अब आगे 25 दिन में हम बस मल्टीपल रिवीजन साइकिल्स के साथ हम आपको PYQs कैसे करने हैं, कैसे सीखने हैं, कैसे कीवर्ड्स पकड़ के आपको मैक्सिमम स्कोर करना है अपने पेपर 1 में, वो हम सीखेंगे। आज के वीडियो की अगर मैं बात करूं तो हम हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट और रीजनिंग ये 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये देखो आपके पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, आपको मालूम है। ठीक, अब उन 10 यूनिट्स को आप अगर सोच रहे हैं, देखो अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर सोच रहे हैं कि 10 यूनिट को मैं 10 दिन में कर लूँगी काइंड ऑफ थिंग, तो आप स्कोर तो कर लोगे मतलब, लेकिन आपका स्कोर वो अगर मैं बात करूँ कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही रहेगा, वो अराउंड 50% ही रहेगा सही। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है हमारे क्वेश्चंस की, उसको आपको परखना होता है, उसमें आपको पहचानना होता है कि पूछना क्या चाह रहा है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी चीज़ से निजात पाने के लिए, उसी चीज़ के लिए आपको हेल्प आउट करने के लिए मैं आ गई हूँ अपने डे 28 में आपके लिए मिक्स्ड प्रैक्टिस लेके। तो जैसे कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो हमें जानने ज़रूरी हैं, जो बहुत हाई ROI टॉपिक्स हैं। लाइक आज अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ, हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो उसमें हमने बहुत सारी रेगुलेटिंग बॉडीज़ देखी थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था UGC। अब UGC का नाम आते ही आपको ये तो मालूम है कि UGC क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये कौन से एक्ट के में इस्टेब्लिश हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं सारी इम्पॉर्टेंट ही हैं, कोई फालतू चीज़ नहीं है। तो इन केस आपका बिल्कुल बेसिक से नहीं है, तो आप एक सेपरेट वीडियो जिसमें मैंने बहुत थ्योरी ऐसा डिटेल में पढ़ा है वो देख सकते हो। अगर आपकी चीज़ें कवरअप हैं एक लेवल तक, तो आप रिवीजन मेरे साथ यहाँ पे कर सकते हैं बहुत आराम से, वो भी ऐसे छोटे छोटे मिनट्स में। ठीक है, UGC की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1956 में। इसका फंक्शन क्या होता है, टू फंड एंड रेगुलेट यूनिवर्सिटीज़, डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स, ग्रांट रिकॉग्निशन। अब देखो इसके फंक्शन के साथ मैच द कॉलम आ सकता है, असर्शन रीज़न आ सकता है, इसकी ऐसे ईयर वाइज आपसे डिटेलिंग पूछ सकते हैं, समझ रहे हो, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं NAAC की बात करूं, डैट इज़ नेशनल असेसमेंट इन एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो 1994 में आया। ये सोचने वाली बात है कि NAAC UGC से पहले आया हुआ है। ठीक है, एक्सेसेस एंड एग्रेड्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ग्रेड्स A++to D। ये यहाँ पे कुछ बच्चों को रहता है कि हमारा EF आता है तो इसमें भी EF होता होगा। नहीं बेटा, इसमें A++ से लेके D तक रैंकिंग होती है। और ये आप जानेंगे कि NAAC ग्रेड, आप जब भी एडमिशन लेते हैं तब आप एक बार कॉलेज के बारे में देखते हैं कि ये NAAC ग्रेड है कि कितना इसको मिला हुआ है ना, वो वाली चीज़। तो इसकी हर फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म के साथ साथ कब हुआ है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे को बार बार कहना ना पड़े, बार बार हाईलाइट ना करनी पड़े, इसलिए आप एक बार में ही समझ जाओ। NIRF क्या होता है, NIRF इज़ इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो 2016 में आया। और ये हमारे जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको रैंक करता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये है। AICTE आपको मालूम ही है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये आपका टेक्निकल साइड में लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी कोर्सेज में होता है। ये रेगुलेट करता है हमारी टेक्निकल एजुकेशन को, और ये एक स्टैचुटरी बॉडी की तरह आप 1897 में इस्टेब्लिश देख सकते हैं। पहले MCI हुआ करता था, दैट इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब वो बदल के नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया है। NMC हमारा 2020 में आया है, जो रेगुलेट करता है हमारा मेडिकल एजुकेशन को, और रिप्लेस कब किया है, 2020 में। BCI इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारे लॉ, लीगल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। 1961 का इस्टेब्लिशमेंट है, आप ये देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसे जहन में उतार लेनी है कि कोई नीट में भी पूछे, अच्छा बताओ NCTE की फुल फॉर्म बताओ, तो आप बोलो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है,
ये रेगुलेट करता है हमारी टीचिंग ट्रेनिंग, जितना भी हमारा बीएड एमएड डीएलएड प्रोग्राम्स होते हैं उनको। और एनईपी 2020 की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके डिटेल में भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर मैं छोटे से मैं कहूँ तो ये बात आप जान सकते हैं कि एनईपी इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जुलाई 2020 में आई है और इसने रिप्लेस किया है 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को। और एनईपी के अंदर कौन सा सिस्टम आया है, 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर आया है, 10+2 को रिप्लेस किया है। एम्फेसिस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी वोकेशनल मदर टंग एजुकेशन। अब मेरे को ये आप कमेंट डाउन करके बताओ कि मदर टंग वाला कब तक होना चाहिए, मतलब मदर टंग वाला कौन से क्लास तक होना चाहिए। एनईपी के कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको जानना है कि ये पहला जो 10+2 सिस्टम था उसको बदल के 5+3+3+4 आया है, जिसमें फाउंडेशनल आपके 5 ईयर हैं, प्रिपरेटरी आपके 3 ईयर हैं, मिडिल 3 ईयर हैं और सेकेंडरी 4 ईयर्स हैं, जिसको रिप्लेस किया है 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को। एम्फेसिस काय पे है, मल्टीलिंगुअलिज्म पे, कोडिंग पे, वोकेशनल एजुकेशन पे और नो रिजल्ट स्ट्रीम सेपरेशन। अब बात ये आती है कि यहाँ आपको हायर एजुकेशन में भी अगर एनईपी देखोगे तो आपका क्या याद रखना है कि 4 साल की आपका ग्रेजुएशन कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, विद रिसर्च टाइप। पहले साल में आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा में। पहले साल में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल में क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे साल में क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगी। और चौथे साल में आपका जो ग्रेजुएटेड है वो विद रिसर्च वाली डिग्री मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितनी है इंडिया में, देखो ये हायर एजुकेशन का सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जितना थ्योरी वाला पार्ट है जो आता ही आता है, समझ रहे हो। तो इसको मिस आउट मत करो, घूम टहल बाद में लेना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारा इस्टेब्लिश हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फंडेड बाय सेंटर। फॉर एग्जांपल वी हैव JNU, BHU, AMU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। और यूजीसी इसको फंड करता है। यूजीसी का क्या फंक्शन है, टू फंड एंड रेगुलेट, तो यूजीसी इसको फंड करता है। वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात मैं करूँ तो ये इस्टेब्लिश होता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट। और ये इसको कौन फंड करता है, स्टेट फंड करता है। तो ये ऐसे कोर पॉइंट्स हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना है। मोर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर स्टेट यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रांटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज स्टेटस बाय द यूजीसी अंडर सेक्शन 3। ये सेक्शन वाली जो चीज़ है ना, ये स्टार वाली चीज़ है जो बच्चे छोड़ देते हैं, समझ लो, अंडर सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बिट्स प्लानी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये सारी हमारे पास हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। वहीं अगर मैं बात करूँ हमारे पास कुछ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो एक यूनिवर्सिटी के अंडर हैं, बट हैज़ अंडर अ यूनिवर्सिटी बट हैज़ फ्रीडम टू डिज़ाइन इट्स ओन करिकुलम एंड कंडक्ट एग्ज़ाम। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास IITs, IIMs, IISCs, NLUs, एम्स हैं जो डायरेक्टली अंडर पार्लियामेंट एक्ट्स हैं, यूजीसी के अंडर नहीं हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, एक बार कमेंट डाउन करके बताओ। और अगर इस तरह रिवीजन करना है और आज भूले भटके इस वीडियो पे आ गए हो और दोबारा भी खो ना जाओ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस तरह से ही रिवीजन करा रहे हैं। देखो सिलेबस जब हमें कवर अप कराना था, हमने 25 दिन में आपका पेपर 1 करा दिया। उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस PDFs भी दी, इनफैक्ट अभी भी दे रही हूँ, तो उसके लिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट टाइम में भी आपका हाथ पकड़े करने के लिए हम हैं और आपको वही डोज देंगे जो आपको ज़रूरत है, द डोज यू नीड। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव आगे आपको पढ़ाऊँ और वो मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है। लाइव आगे पढ़ाऊँगी तो चीज़ें कम टाइम में और ज़्यादा चीज़ें हम कर पाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, आपकी आमने सामने सुन पाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, इन्वायरमेंट की नई यूनिट पे हम आ गए हैं। आज जो बच्चे सो रहे हैं उनको मैं याद दिला दूँ कि हमने 10 मिनट से भी कम में एक यूनिट की हाई ROI टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज़ इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट जो हैं, जो आपको याद रखने हैं,
देखो अब यहाँ आपको बेसिक नहीं मिल रहा है, आपको हाई आरओआई टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मन मायर्स आपको याद रखने हैं 1988, अ रीजन विद एट लीस्ट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज एंड हैज़ लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, उनको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। कहाँ पे हैं? एक वेस्टर्न घाट प्लस श्रीलंका, ईस्टर्न हिमालयाज जो हिमालय हॉटस्पॉट है, इंडो बर्मा और संडले दैट इज़ निकोबार आइलैंड रीजन। तो ये 4 हॉटस्पॉट तो इंडिया के आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। अगली बात अगर मैं करूँ इन साइटो कंजर्वेशन और एक्स साइटो कंजर्वेशन की, तो ये पूछा जाता है। अब इन साइटो में क्या होता है, आप स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में, लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, है ना। ये आपके कहाँ पे है? इन साइटो कंजर्वेशन में। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये आपके कहाँ पे है? इन साइटो कंजर्वेशन में। और एक्स साइटो में क्या है? प्रोटेक्टिंग स्पीशीज आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। इनमें इन द नेचुरल हैबिटेट है, एक्स में आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव जूस, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, सीड बैंक्स एंड एक्वेरिया, ठीक। अगली बात अगर मैं करूँ IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज की, तो उसमें हमारे आए हैं एक्सटेंट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये एक सीरीज आप देखने को मिली है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, रेड लिस्ट कैटेगरीज बाय IUCN। अब जिन बच्चों की तैयारी अच्छी लग रही है, जिनको लग रहा है कि अरे भाई मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, आप क्या रिवाइज़ कराओगे, मुझे तो बहुत आता है काइंड ऑफ थिंग, वो ज़रा IUCN की मेरे को फुल फॉर्म कमेंट डाउन करके बता दें एक बार, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट इज CBD adopted at Rio Earth Summit 1992. India is a signatory, focuses on conservation, sustainable use and fair sharing of genetic resources. ये आपको याद रखना है। साथ में अब मैं ये देखो, ये मैंने बता चुका है, ये बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए फ्लो चार्ट टाइप आ गया है, ठीक है। इन नेचुरल हैबिटेट, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, इसमें जू याद रखोगे, इसमें नेशनल पार्क याद रखोगे, ठीक है। ज़्यादा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम की चीज़ है ये, ठीक। अगली बात करें हम लॉजिकल रीजनिंग की, तो इसमें हमने देखा था नंबर सीरीज और एनालॉजी आज हम लेके आए हैं। तो नंबर सीरीज़ में आपको मालूम है आपके पास कुछ कॉमन पैटर्न्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक AP में, GP में, है ना, परफेक्ट स्क्वायर्स में, HP नहीं जाते हैं। यहाँ AP, GP, परफेक्ट स्क्वायर या फिर ये वाला पैटर्न बहुत देखने को मिलता है, N+1 पैटर्न। और ये जो फिबोनाची टाइप आता है ना, इसी में बच्चों की हालत टाइट हो जाती है, इनको लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो AP में तो आपको मालूम है कि एक कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा होगा, GP में मालूम है कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक कांस्टेंट रेशियो से, जैसे इसमें by3 हो रहा है, यहाँ +4 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ परफेक्ट स्क्वायर्स में, तो ये आप देखोगे 149 वाली सीरीज़ आपका स्क्वायर वाला आ गया। यहाँ N+1 का तो पैटर्न है ही है। फिबोनाची में क्या है? ये है ईच टर्म दैट इज सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, हर एक टर्म जो है वो पिछले 2 टर्म का सम है। ये देखो सीरीज 1+1 2, 2+1 3, 3+2 5, 5+3 8, 8+5 13। तो ये इस टाइप वाली सीरीज़ जो आ जाती है ना, उसमें बच्चों की हालत हो जाती है टाइट, उनको लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया। तो इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंसेस, इंक्रीजेस, अल्टरनेटिंग पैटर्न, ये सब तरह से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक अप्रोच आपको जो लगानी होती है वो ये लगानी होती है कि आप सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, आपको मोस्टली वहीं से आंसर समझ में आ जाता है। और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होती है तो आपको अपने आप समझ आने लगता है कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए अगर, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको PDFs मिलती हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना।
ये देखो 2019 का आया हुआ सवाल है और इसमें पूछा है नेक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1994, इट्स हाईएस्ट एक्रेडिटेशन ग्रेड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूशंस इज। अब हाईएस्ट पूछा है तो हमने देखा है कि A++ से लेके D तक ग्रेडिंग है, हाईएस्ट पूछा है तो कौन सा हो गया A++। ठीक है, 2019 का आया हुआ है, सॉरी। अगली बार आपको आंसर्स ही देखने को नहीं मिलेंगे, हटा दूंगी आंसर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि NEP 2020 हमारी जो है ये 10+2 को रिप्लेस किया है, कौन सा है 5+3+3+4। ये देखो डायरेक्ट आ गया है दिसंबर 2020 में, जुलाई 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई और 2020 दिसंबर में आ गया क्वेश्चन। अगली बात मैं अगर करूं, हाँ ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज विद देयर नेचुरल हैबिटेट सच एज इन नेचुरल। अब देखो विद इन आया, सोचना ही नहीं है, इन साइटो कंजर्वेशंस, इन सीटो, ठीक। कितने बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं इंडिया में? 4। कहाँ कहाँ पे हैं, जल्दी रिवाइंड करो। 1 वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा और संडरलैंड। वैसे ग्लोबली कितने हैं? 36। ये एक सीरीज़ आपको दे रखी है 3, 6, 11, 18, 27, 38। इस सीरीज़ का आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। चलो कमेंट डाउन क्या करना है इसका मैं ही बता देती हूँ। अब सबसे पहले आप डिफरेंस देख लो, 3 से 6 में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, देन 5 का डिफरेंस है, देन 7 का डिफरेंस है। तो आपको कुछ प्राइम नंबर का डिफरेंस आता हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बताओ। देन 9 का डिफरेंस है, देन 11 का डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13 का डिफरेंस हो जाएगा। 13 का डिफरेंस हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 51। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय UGC? बताओ, UGC किसको नहीं करता है? अब हमने ये देखा था कि जो IITs IIMs होते हैं ना, ये जो नेशनल लेवल के होते हैं, इनको UGC नहीं करता। ये मैंने अभी अलग से भी बोला था बाहर से, तो बस यही इसका आंसर होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बोल के करा दे रही हूँ तो आप आंसर आसानी से कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं अगर PDF दूंगी, अगर आप PYQs भी लगाएंगे ना तब भी आप कर लेंगे। चलो, ये एक क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका आंसर भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आपको इसका आंसर कमेंट डाउन करना है, ठीक है। जब तक आप मेरा कीबोर्ड देखो मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी। अगली बात अगर मैं करूँ, क्योटो प्रोटोकॉल, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैंने आपको सारे कराए हुए हैं। अगर आज रिवीजन नहीं कराया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यूनिट में है वो, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किस लिए एम है? फेस आउट जोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, मेराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। चलो, अब मैं आपकी तैयारी चेक करने के लिए एक बार पूछना चाहूँगी कि क्या आंसर होगा। अगर आपको नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं तो रिवीजन कराऊँगी, है ना, मैं तो आपके लिए रिवीजन करा के लाऊँगी। क्योटो से मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। जल्दी आंसर कमेंट डाउन करो, इसका भी नहीं दिखाऊँगी कि भाई। हाँ, आप देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आया रिसर्च का ये क्वेश्चन कल मैंने रिवीजन कराया तो उसमें आपका टेस्ट आ गया है। व्हेन अ रिसर्चर सिलेक्ट्स पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शी नीड्स फॉर हर स्टडी यूजिंग हर ओन जजमेंट, दिस इज कॉल्ड। बताओ, अब आपको यहाँ बस कीवर्ड पकड़ना है और कीवर्ड आपने जैसे पकड़ लिया आंसर आपका हाथ में। 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये 5 क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। इनके आंसर आपको कमेंट डाउन करने हैं, ठीक है। देख लिया? चलो, अभी आपको मैं एक PDF भी दूंगी। चलो, ICT का ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब मेरे को चाहिए कि तुम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आंसर तो कमेंट डाउन करो ही करो, मतलब इसकी डेफिनेशन कमेंट डाउन करो और इसका आंसर कमेंट डाउन करो। बताओ कौन सा ओपन सोर्स है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें करने हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो हमने डे 8 में रिवीजन किया UGC के साथ में हम मतलब हायर एजुकेशन के साथ में हमने देखा इन्वायरमेंट।
देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर और क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसेस, ये इम्पॉर्टेंट है, तो देख लो। और इसी के साथ मुझे लगता है आज की क्लास के लिए इतना ही सही है, और बाकी रिवीजन मैं आपको कल कराऊंगी एक नई यूनिट के साथ। आपको किसी स्पेसिफिक यूनिट का रिवीजन चाहिए तब भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसका आपको रिवीजन ऐसा 10-15 मिनट में करा दूँ, छोटे छोटे हिस्सों में, या एक साथ करा दूँगी, वन शॉट में करा दूँगी रिवीजन, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस कमेंट डाउन करनी है अपनी बात, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तैयारी को अपनी मजबूत बनाते रखना है, और समस्या दिक्कत परेशानी अपनी पूछते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, एक नए अंदाज के साथ, एक नई चैप्टर, एक नई शुरुआत, और बहुत सारे प्यार के साथ, ठीक है? ओके, सी यू।